हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स अगर बात करी जाए अपने 11th और 12th फिजिक्स के अंदर, तो जो अपना 11th फिजिक्स का सेमेस्टर 1 है जो है पूरा ऑलमोस्ट मैकेनिक्स है। तो जो मैकेनिक्स की स्टार्ट होती है वो होती है काइनेमेटिक्स। उसके बाद आता है अपना एनएलएम हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशन मोशन हो गया। सो बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं जिसकी शुरुआत जो सबसे पहले हम करते हैं काइनेमेटिक्स से, जहाँ से हम समझते हैं कि भाई मोशन क्या होता है, मोशन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अपना एनसीईआरटी का चैप्टर 2 और 3, जो अपना सेकंड और थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम मोशन इन अ 1D भी बोलते हैं, और जो हमारा दूसरा चैप्टर है मोशन इन अ 2D, जिसको हम मोशन इन अ प्लेन भी बोलते हैं। तो दिस आर द टू हमारे चैप्टर है जिसके बारे में हम मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर डिस्कशन करने वाले थे। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार। तो हम जो बात करने वाले हैं मोशन इन ए 1D एंड मोशन इन ए 2D, जिसको हम प्लेन और 2D मोशन, मतलब प्लेन में जो मोशन हुआ हमारा, 1D मतलब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हुआ, उसके बारे में हम अपने इस आने वाले लेक्चर में और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले इन डिटेल। तो यहाँ पे बात आती है, जो मैंने पहला वर्ड लिखा है काइनेमेटिक्स। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स क्या होता है? तो देखो, काइनेमेटिक्स मतलब कि मोशन कैसे होता है वो समझना। सीधी भाषा में बात करी जाए कि समझो कि कुछ मोशन हो रहा है सब, मतलब कि ये पेन है यहाँ से, ये पेन है यहाँ से यहाँ है। तो ये जो यहाँ से यहाँ है तो उसको कुछ समय लगा होगा यहाँ से यहाँ आने में, और उसके कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, और उसको डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमने जैसे नाइन्थ अर्ली स्टैंडर्ड, जैसे कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि भाई एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आए, यहाँ से पेन यहाँ पे आए तो उसको कुछ टाइम लगा होगा, उसको कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, बट यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको कुछ एक्सेलरेशन भी लगा होगा, तभी यहाँ वो स्टार्ट कर पाएगी अपना मोशन, और कुछ वेलोसिटी होगी तभी आ पाएगी। तो क्या उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करें, उसका एक्सेलरेशन, उसका डिस्टेंस टाइम, मतलब कि मोशन कैसे होता है, ये चीज़ को हमें समझना है कि यहाँ से यहाँ तक इसका मोशन कैसे हुआ। तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हाउ द मोशन इज हैपनिंग, तो उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। हम ये फाइंड करने की कोशिश नहीं करते उसका कॉज कि भाई वाई द मोशन इज हैपनिंग, वो हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर समझेंगे कि वाई द मोशन इज हैपनिंग क्यों होता है, उसके कॉज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ अभी इतना समझेंगे कि भाई मोशन कैसे होता है, तो उसको हम काइनेमेटिक बोलते हैं कि भाई मोशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया काइनेमेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने लिखा है मोशन, मोशन इन अ 1D और मोशन इन अ 2D। यहाँ पे सिंपली बात करी जाए मोशन के बारे में, तो मोशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये पेन सिर्फ दो ही अपनी स्टेट ले सकती है, का तो पेन रेस्ट पे रह सकती है, का तो मोशन कर सकती है यहाँ से यहाँ, मतलब कि कुछ भी। तो वैसे ही पूरे यूनिवर्स में देर इज ओनली टू स्टेट जो पार्टिकल ले सकते हैं, का तो वो मोशन कर रहा होगा, का तो रेस्ट पे होगा। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी पार्टिकल जो हमारे वो मोशन कर रहा है कि रेस्ट कर रहा है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोशन और रेस्ट। तो कोई भी पार्टिकल जो हमारा होगा, का तो मोशन कर रहा होगा, का तो रेस्ट कर रहा होगा। तो हम कैसे पता करेंगे? तो मैंने कहा भाई ये पता करना है ना, तो सिंपली है कि टाइम के साथ टाइम के साथ कोई भी पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, समझो कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यहाँ पे ये पेन थी, यहाँ पे ऐसे की ऐसी रही, t इज इक्वल टू 0, 1 और 2 सेकेंड तक कोई चेंज नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि उसके पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो वही की वही थी। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पार्टिकल है हमारा वो रेस्ट पे है। ठीक है, अगर मैं उसके पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ टाइम इंटरवल के अंदर, तो उस टाइम इंटरवल के अंदर वो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, वो रेस्ट पे कहलाएगा, मतलब जो भी उसका स्टेट होगा। अब क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, यहाँ तक मैं पेन खोला तो यहाँ से यहाँ तक लाया। ठीक है, तो ये 2 सेकेंड के अंदर क्या हुआ है कि टाइम के साथ इस पेन ने अपनी पोजीशन चेंज करी। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मोशन हुआ, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ क्या हुआ, पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ। अगर टाइम के साथ पार्टिकल का क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है, तो हम उसको मोशन में वो बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो
कि यहाँ पे एक रोड है, ठीक है। अब इस रोड पे एक कार जा रही है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और यहाँ पे कोई ए नाम का इंसान खड़ा है, ठीक है। अब ए नाम का इंसान क्या देख रहा है कि भाई वो यहाँ पे रेस्ट पे खड़ा है, सिर्फ खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से वो देख रहा है कि ये जो कार जा रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है कि आप रोड पे खड़े, गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड में, तो आपको 10 मीटर पर सेकेंड से दिखेगी। अब क्या सीन हो रहा है कि आपका दोस्त वो क्या है, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से दूसरी कार में यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो अब वो यहाँ से देखेगा इस कार को, तो उसको ये वेलोसिटी 0 दिखेगी, वो उसको ये कार रेस्ट पे दिखेगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि भाई ये जो यहाँ पे पर्सन बी बैठा है उसको तो इसकी वेलोसिटी क्या लगी, 0 लगी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भाई कोई ए इंसान है, उसको एक किसी कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से दिख रही है, और कोई और इंसान है उसी कार को वो 0 वेलोसिटी से देख रहा है, मतलब कि उसकी स्पीड या फिर उसके मतलब कि वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट पे दिख रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अपन को वैसे भी अपन अर्ली क्लासेस में पढ़ के आए कि जो मतलब मोशन ये टर्म है ना, वो एक रिलेटिव टर्म है। क्या कि ये जो मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है कि पोजीशन कोई भी पार्टिकल है वो मोशन में है, रेस्ट पे है, वो मैं उसके कैसे बता सकता हूँ, पर्टिकुलर जो भी ऑब्जर्वर है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं वहाँ से मैं बता सकता हूँ। अब यहाँ पे बात है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो उसको हम समझते हैं। उससे पहले एक और एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। समझो यहाँ पे एक अपने रूम है, यहाँ पे एक टेबल है, उस टेबल पे एक बुक पड़ी है, ठीक है। अब क्या होता है सीन कि ये बुक है, अब इसके अंदर ये बुक है, इसके अंदर इस कमरे के अंदर एक बुक पड़ी है एक टेबल पे। अब क्या होता है, यहाँ पे एक पर्सन एक खड़ा है और देख रहे, तो उसको क्या लगेगा कि भाई ये बुक क्या लगेगी कि रेस्ट पे, ठीक है। सिंपल सा सिनेरियो। अब क्या होता है कि कोई एक पर्सन बी है, वो क्या है, मून पे है, समझ लो कि वो यहाँ पे मून पे है अपना पर्सन बी। अब पर्सन बी को क्या लगता है, क्योंकि हमें पता है हमारी अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती है और चंद्रमा जो अपना मून है वो अर्थ के आसपास घूमता है। तो क्या लगेगा, मून को तो ये लगेगा कि अर्थ अपने घूम रही है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता चली कि अर्थ मून पे जो इंसान है उसको ये लगता है कि अर्थ घूम रही है, तो यहाँ से वो देखेगा, अगर देख पाता है कि ये जो टेबल है, टेबल पे रखी हुई, उसके लिए बुक भी घूमती दिखेगी। तो उसके लिए बुक, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो उसके लिए जो बुक रखी हुई है टेबल पे वो भी क्या लगेगी, मोशन में लगेगी। जबकि यहाँ पे एक पर्सन ये था जो यहाँ से अपने जो रूम में से देख रहा था, जो उसके अंदर टेबल था, वहाँ पे उसको बुक क्या लगी, उसको रेस्ट पे लगी। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि जो भी पार्टिकल का जो भी मोशन में है, रेस्ट पे, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से देख रहा है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। तो यहाँ पे चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि आर्टिकल किस फ्रेम से देख रहे हैं, किस ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं, किस ऑब्जर्वर से देख रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करी जाए रोड की, तो यहाँ पे जो रोड है उसके लिए, पार्टिकल के लिए, उसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, वो ये रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात करी जाए, जो पर्सन बी है उसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ये उसकी कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है। तो हर एक ऑब्जर्वर के लिए उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है। फ्रेम ऑफ से हमें पता चलता है कि पार्टिकल उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या मोशन कर रहा है, कि रेस्ट पे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, सिंपल सी। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो हम ऑलरेडी अर्ली क्लासेस में, जैसे क्लास 9 में पढ़ के आए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। यहाँ पे मैं चीज़ें मिटा देता हूँ। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से कि भाई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो समझो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, तो ये पाथ है। तो इस पाथ पे समझो किसी पर्सन को यहाँ से ट्रैवल करना है, तो यहाँ से इस पाथ से आएगा और यहाँ पॉइंट बी तक आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ से यहाँ ए से बी तक आने का एक सीधा रास्ता, ठीक है। तो समझो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो ए से बी तक आने का जो डॉटेड लाइन वाला जो रास्ता है, जो पाथ है, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बोलेंगे। और जो ए से बी तक आने का जो रास्ता है, जो ब्लू लाइन है, वो शॉर्टेस्ट रास्ता है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। कैसे? इससे इसको हम डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं कि ठीक है। तब यहाँ पे हम समझते हैं कि ए से बी तक जो आने वाला जो डॉटेड वाला जो कर्व वाला जो पाथ है, वो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। तो यहाँ से ए से बी तक आने वाला जो भी रास्ता है वो डॉटेड वाला, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और जो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है आने का, जो कि एक प्लेन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर सकते हैं 1D मोशन के अंदर। तो और फिर प्लेन के अंदर भी अगर प्लेन वाला मोशन है, सिर्फ प्लेन एक कर्व सरफेस नहीं है, तो उस सिनारियो में स्ट्रेट लाइन हमारा क्या होता है, सिंपल कम से कम डिस्टेंस होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज कुछ क्या होती है एंड डिस्प्लेसमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो माफ कर दीजिएगा ज़रा, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो हमारा जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस की बात करें, वो क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ डिपेंडेंट होता है मतलब कि क्या, पाथ डिपेंडेंट होता है कि जो बॉडी होती है वो एक्चुअली जो पार्ट ट्रैवल कर रहा है, जो पाथ है वो एक्चुअल पार्ट ट्रैवल करना पड़ता है, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो ठीक है, तो वो क्या हो गया, पाथ डिपेंडेंट हो गया, उसको पाथ के डिपेंडेंट होगा तो होना पड़ेगा, यहाँ से यहीं आ सकता है वो उसके लिए, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। दूसरा क्या है कि जो हमारा जो एक डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, का तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है, का तो पॉजिटिव हो सकता है। जीरो मतलब कि डिस्टेंस स्टार्ट, जैसे वो स्टार्ट करेगा वो पॉजिटिव ही होगा और हमेशा इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा कि हमारा जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज डिस्टेंस कैन बी कैन बी डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हो गए हमारे डिस्टेंस से रिलेटेड। डिस्प्लेसमेंट की बात करिए तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट है गाइस, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है हमारे लिए। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमें हमारा जो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का मॉड मतलब वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे निकालना होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है जो हमें निकल के देता है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या, कुछ भी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो तीनों हो सकता है, और वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो सीधी सी बात है कि वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि भाई डिस्प्लेसमेंट हमारा पार्ट डिपेंडेंट नहीं, वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जबकि हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है कि कैसा पाथ का कर्वेचर है, उस पर वो मूवमेंट करेगा और वो क्या हुआ उस हिसाब से हमें पता चलता है कि वो पार्ट डिपेंडेंट है। जबकि
दूसरी तरफ बात करी जाए जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो पे हो सकता है, और वो कभी इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। बट डिस्टेंस के अंदर जो पार्टिकल है वो कभी भी उसका डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हो गई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, कुछ फैक्ट्स हो गए बात हो गई। ठीक है, अब इन फैक्ट्स के बारे में सुनने के बाद अपन क्या करते हैं, कुछ ग्राफ्स देखते हैं। अभी हम कुछ ग्राफ्स को समझने की कोशिश करते हैं उसके इस बिहाफ पे। ठीक है, तो सपोज करो कि सेकेंड यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ ग्राफ्स बना देता हूँ फर्स्ट, फिर अपन उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे अपन ग्राफ के बारे में समझते हैं, इस वाले ग्राफ के बारे में। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया। तो यहाँ पे क्या ग्राफ बता रहा है, ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है, कि उसका कर्व हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे मेरा डिस्टेंस, समझो यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही। तो हमें एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता, और यहाँ पे ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे समय आगे जा रहा है वैसे डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? मैंने कहा नहीं। तो हमें भी पता चला कि ये जो हमारा ग्राफ है वो गलत है, दिस इज रॉन्ग थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दूसरा चीज़ कि भाई टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, मैंने देखा भाई डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी सही से फॉलो कर रहा है। मैंने कहा चलो ये भी सही है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझो डिस्टेंस जीरो है, तो यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव है। जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारा जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव दिखा रहा है। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? मैंने कहा भाई नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं। तो हमें ये चीज़ पता चला ये ग्राफ भी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम यही दो ग्राफ है जो हमारे, जो हमने यहाँ पे बात करी, उसको हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है, कैसे? जैसे समझो टी इज इक्वल टू जीरो पे मैं यहाँ पे था, तो पार्टिकल के नेगेटिव साइड मोशन के, तो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो वो भी है, तो ये ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, सिंपल सा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है टाइम के साथ। जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस है, अगर समझ लो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह अभी समझो कि है डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा। अब मैंने कहा भाई डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ सही है, बट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम चीज़ देखते हैं कि ठीक है, यही सेम ग्राफ है जिसके हम बारे में बात करने वाले थे। ठीक है, तो सब अब इसकी जगह मैं कोई और ग्राफ बना देता हूँ जिसको आप समझिए और बताइएगा क्या होता है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इंक्रीज हो रहा है, और जो जो स्टार्ट हो रहा है वो जीरो से हो रहा है। तो मैंने कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे? कि भाई टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और नेगेटिव भी नहीं हो रहा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी ये कंडीशन लागू होती है। तो लेकिन दोनों के लिए चीज़ क्या होगी, सही होगी। तो ये सही है ग्राफ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ये हमारे इस ग्राफ के बारे में। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू जीरो से हम आगे जाते हैं वैसे क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। क्या ये चीज़ पॉसिबल? मैंने कहा भाई नहीं, अभी हम देखते हैं। तो मैंने कहा डिस्टेंस के लिए तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, बट व्हाट इफ इसकी जगह हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो क्या होगा। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है समय के साथ इंक्रीज, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते तो ये चीज़ सही होगी। ठीक है, तो
यहाँ पे अपन ने क्या किया, बेसिकली जो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, उसके बारे में हमने ग्राफ समझे, ग्राफ के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आने वाले इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेलोसिटी और स्पीड के बारे में समझेंगे और एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे और उनके ग्राफ्स के बारे में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जैसे हम वेलोसिटी की तरफ जाएंगे वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन के आने वाले इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंशिएशन के बारे में समझने वाले हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम और अच्छे से ग्राफ्स को समझेंगे, क्योंकि जेईई मेंस और नेट के अंदर ये सारे ग्राफ्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और वहाँ पे हम समझते हैं और चीज़ों को और अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।